सो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फेमा को। फेमा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो दिस इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और हर एक्ट के एंड में उसके साल का नाम लिखा होता है, जिस साल ये पास हुआ था। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ था इन द ईयर 1999। और प्रिसाइज डेट अगर मैं आपको बताऊं, सो इट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000 से ये नोटिफाई हो गया था। एक्ट पास हो गया था इन द ईयर 1999, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000 फेमा चल रहा है। तो पुराना 20 साल, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इट्स बीन 20 years फेमा एक्ट आया है, राइट। अब अगर आप चेक करो, फेमा जो है ये न्यू लॉ है। इसका पुराना लॉ क्या था? तो फेमा जो है, दिस हैड रिपील्ड। ओके, फेमा हैड रिपील्ड, या आप अगर वर्ड यूज करो सिंपल वर्ड, सो फेमा हैड रिप्लेस्ड फेरा। फेमा ने फेरा को रिप्लेस किया था, राइट। फेरा एक्ट जो था, ये एक्ट 1974 का था। 1973 का एक्ट था, बट अगेन जैसे 1999 और इम्प्लीमेंट हुआ 2000 में, वैसे ये 1973 में एक्ट पास हो गया था और ये 1974 से कंटिन्यू था। अगर हम फेरा का बात करें तो ये एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज। ये आर वर्ड यहां पर बस खाली चेंज हुआ है और ये बन गया था रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। सो ओनली डिफरेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट। तो आप ये देखो, ओल्ड वाला एक्ट रेगुलेट करता था, नया वाला एक्ट मैनेज करता है। रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट। आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रिक्ट लगता है आपको? इफ आई से आई एम गोइंग टू रेगुलेट यू, एंड इफ आई से आई एम गोइंग टू मैनेज यू, in which you will feel more pressured? In which of the following you will feel more pressured? कहां पर आपको लगेगा कि सर हमारे पे प्रेशर डल रहा है? रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि रेगुलेट कर रहा हूं मतलब मैं आपको बता सकता हूं आप क्या करोगे, आप क्या नहीं करोगे। एवरी एक्शन आई विल बी लुकिंग इनटू। आपके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होंगे, बट मैनेजमेंट में आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, आपके ऊपर सिर्फ निगरानी रखा जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सर्वेलेंस, सुपरविजन, वो रखा जाएगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन अगर हम यहाँ पर चेक करें, सो दिस इज मोर stringent, this is more rigid। ओके, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स तो दोनों ही है, ठीक है। जब पढ़ने लगेंगे तो फेमा में पता चलेगा, बट ठीक है, फेमा सिंपल भी हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज मोर स्ट्रिंजेंट, दिस इज मोर रिजिड, दिस हैज गॉट मोर कंट्रोल, राइट। तो ये फेरा के लिए था। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट का, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पर क्या रहेगा? हियर वी आर गोइंग टू प्रमोट फॉरेन एक्सचेंज को। मैनेजमेंट में एक्ट के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करेंगे। दिस विल बी मोर लाइक अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का क्या मतलब है? कि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, हम आपको प्रमोट करें, आपको जो रेगुलेशंस वगैरह है उसको ऐसे रिजिड मोर कंट्रोल्स नहीं बताएं। यहाँ पर दिस इज लेस कंट्रोल्ड, ठीक है। हियर देयर इज सुपरविजन एज कंपेयर टू रेस्ट्रिक्शंस, हियर देयर आर सुपरविजन्स, तो उसके हिसाब से वर्क करता है। तो ये दो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि फेरा से फेमा। अब एक पॉइंट आएगा आपके दिमाग में कि सर
हम फेरा में थे, फेरा से फेमा में क्यों आए? मतलब कोई भी एक्ट अगर रिप्लेस होता है तो कोई कारण तो होगा। हम फेरा से सर यहाँ पर फेमा में क्यों आ गए? तो इसका सबसे बड़ा रीजन था, जैसे आपको पता है ये एक्ट 1973 का था, ये एक्ट 1999 का था। इन दोनों के बीच में एक बहुत मेजर ईयर, मतलब इवेंटफुल ईयर था। कौन सा? इन दोनों के बीच में एक बहुत ही मेजर इवेंटफुल ईयर था। वो इवेंटफुल ईयर कौन सा था? लिबरलाइजेशन। ध्रुवी बोलती है लिबरलाइजेशन। सो 1991, करेक्ट। तो 1991 वाज वन ऑफ द मेजर ईयर यहाँ पे, जहां पर लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब अगर आप फेरा को देखो, फेरा एक्ट जैसे हमने चेक किया, ये काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट था, रिजिड था, कंट्रोल्स बहुत ज्यादा थे, रेस्ट्रिक्शन था। ये प्रमोट नहीं करता था फॉरेन ट्रेड को। पर आप देखो, आपने एक पॉलिसी क्या ले लिया है? ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ले लिया है। अब ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी में अगर आपका रूल ऐसा है, आपके रेगुलेशंस ऐसे हैं जो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट नहीं करते, फॉरेन एक्सचेंज में रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, तो क्या आप ग्लोबलाइजेशन कर पाओगे? आंसर इज नो। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था? वी नीडेड अ न्यू लॉ। हमें चेंज करना जरूरी हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस थे और जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड हो रहा था वो चेंज हो गया था। तो हमें रेस्ट्रिक्शंस और को हटाया, वी मेड इट मोर लिबरलाइज द प्रोविजंस एंड ऑल। और हमने ट्राई किया कि यहाँ पर और ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए। अच्छा, एलपीजी होने का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बहुत ज्यादा गिर गया था। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो मार्जिनली डाउन चला गया था। और मार्जिनली डाउन मतलब हमारे पास सिर्फ 15 डेज तक का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, कि 15 दिन के बाद अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में हमें पेमेंट करना पड़े तो हमारे पास फंड्स नहीं है। हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी, एंड दैट इज द रीजन ये एलपीजी हुआ। और एलपीजी होने की वजह से यहाँ पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा भी, राइट। आपको एक होमवर्क देता हूँ, पता करना है आपको कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय कितना है। ठीक है, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय कितना है ये आपको यहाँ पर पता करना है। और कोई भी कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? आप देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो? आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो दूसरे कंट्रीज के अंदर, आप अट्रैक्ट कर सकते हो दूसरे कंट्रीज को। टेक फॉर एग्जाम्पल चाइना। आप देखो, चाइना आज की डेट में जितना मर्जी आतंक मचा ले, बहुत सारे कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके रखा हुआ है। दे हैव डन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को लोन दे के रखा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दे के रखा हुआ है टू द वेरियस कंट्रीज। इसलिए वो कंट्रीज यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते। आपने रिसेंटली चेक किया होगा, इंडिया और नेपाल के अंदर भी काफी गड़बड़ हुआ था। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे दिए थे कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दिए थे, राइट। आप दूसरे एक साइड पर चेक करो, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बेचारा जी किस पे रहा है? चाइना के लोन्स के ऊपर। सऊदी अरेबिया ने अभी चाइना से अपना लोन मांग लिया था, जो उन्होंने $6 बिलियन का लोन दिया था। वो बोला था कि आप रीपे करो, और रीपे करने के लिए उन लोगों ने चाइना से उधार लिया, और चाइना ने पाकिस्तान को उधार दिया, और पाकिस्तान ने फिर सऊदी अरेबिया के लोन को रीपे किया। आप चेक करो, चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करके मतलब डेट ट्रैप में उनको फंसा दिया है। जैसे अगर आप चेक करो श्रीलंका, अगर आप श्रीलंका चेक करो तो श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बन टोटा पोर्ट। ठीक है, वो हम्बन टोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का, वो चाइना ने 99 ईयर्स के लीज पर ले लिया। वो 99 ईयर्स के लीज पर वो पोर्ट को ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया था और बोला था कि आप ये पोर्ट को बनाओ, इससे आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और आपको इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। श्रीलंका ने वो लोन ले लिया और वो पोर्ट को बना दिया। अब प्रॉब्लम ये है, वो पोर्ट डेवलप करने के बाद वहाँ पर ट्रेड हुआ नहीं, और जब ट्रेड हुआ नहीं तो चाइना ने बोला हमने तो एट द एंड आपको लोन दिया था, अब आपको वो लोन रिपे करना है। अब ऑब्वियस सा बात है,
श्रीलंका ने इतना ज्यादा लोन ले लिया, करेक्ट, काफी ज्यादा लोन ले लिया, जिस पर्पस के लिए, इट्स एज गुड एज आपने एक कैफे खोलने के लिए लोन लिया, ठीक है, और आपको लगा कि उस कैफे में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन कैफे में कोई आया नहीं, आपका रेस्टोरेंट चला नहीं, तो ऑब्वियसली जिसने आपको लोन दिया वो तो पैसा मांगेगा ही। तो श्रीलंका के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ, और फिर लास्ट में श्रीलंका को हार कर क्या करना पड़ा, वो जो पोर्ट है उनका, वो 99 ईयर्स तक उनको लीज पर देना पड़ गया, किसको, चाइना को। खैर, हम यहाँ पर चाइना के डेट ट्रैप को और डिस्कस नहीं करते, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट किसी भी कंट्री के लिए उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर मैं फॉरेक्स लिखता हूँ, इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हर कंट्री के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, फॉरेक्स रिजर्व्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए आप अगर देखो, हर कंट्री फॉरेक्स को, रिजर्व्स को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग प्लान्स लेके आते हैं। आप मुझे बताइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव दो है। एक तो अगर आप फॉरेन से बहुत सारे कंट्रीज को, मतलब बहुत सारे कंपनीज को, फॉरेन के जो कंपनीज है उनको इंडिया में बुलाओगे और आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलोगे, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो यहाँ पर बूस्ट हो जाएगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा तो इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इंसान का, यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा फायदा क्या होगा, जब यहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, आप जैसे एग्जांपल लो, लेट्स से एप्पल है, एप्पल ने आईफोन बनाने का फैक्ट्री इंडिया में लगा दिया। अब क्या सारे के सारे आईफोन इंडिया में बिकेंगे? आंसर इज नो। यहाँ से कुछ आईफोन इंडिया में बिकेगा, और यहाँ से कुछ आईफोन जो है वो अब्रॉड, ओवरसीज मार्केट में भी बिकेगा, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर यहाँ से लेके ये लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडो पैसिफिक रीजन में काफी सारे अलग अलग एरियाज में इसको सेल करेंगे। तो जब ये यहाँ से सेल करेंगे, देखो इंडिया में कंज्यूम होगा तब तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आईफोन जब ओवरसीज मार्केट में जाएगा तो ये काउंट होगा इंडिया के एक्सपोर्ट्स के अंदर, और जब ये एक्सपोर्ट्स में काउंट होगा तो यहाँ पर इंडिया को फॉरेन करेंसी मिलेगा, ठीक है। और जब यहाँ पर इंडिया को फॉरेन करेंसी मिलेगा तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट। इसको आप ऐसे बोलो, करंट अकाउंट बोल रहा हूँ, करेंसी डेफिसिट, विच इज टू से कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट जो रेशियो होता है, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट रेशियो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो इंप्रूव हो जाएगा। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा। इस समय अगर आप चेक करो तो हमारा इंपोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है? हमारा इंपोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है एज अ कंट्री? हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम गुड्स को ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। कुछ कंट्रीज के साथ हम ट्रेड सरप्लस में है, और कुछ कंट्रीज के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में है, ठीक है। तो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है। आपको अगर ध्यान हो, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बोला था कि हम आपको बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड नहीं करने वाले, ट्रेड बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करने वाले। क्यों? बोला क्योंकि आपने हार्ले डेविडसन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। आपको पता हो हार्ले डेविडसन ने इंडिया छोड़ दिया है, दे हैव शट डाउन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट। हार्ले डेविडसन इंडिया से बाहर निकल गया, राइट। और उन्होंने बोला कि आप ये जो वीजा और मास्टर कार्ड है, इनके अगेंस्ट में आप क्या लेकर आ रहे हो, यू आर गेटिंग रुपे कार्ड्स, करेक्ट। तो आप ये जो बार बार इंडिया के जो कंपनीज को प्रमोट कर रहे हो, इससे यूएस के कंपनीज को काफी नुकसान हो रहा है, और हमारा आपके साथ वैसे भी ट्रेड डेफिसिट है। सो वी वुड नॉट वांट कि आप यहाँ पे, हम आपको और ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया के ऊपर
ये तो नहीं बोलूंगा सैंक्शंस लगाए, बट काफी सारे वहां पर जो ट्रेड रिलेटेड बेनिफिट्स मिल रहे थे इंडिया को उसको हटा दिया। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऐसा बोले कि हमारे इंपोर्ट्स कम है और हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हमारा उस कंट्री के साथ क्या है, ट्रेड सरप्लस है, या फिर इसको हम बोलते हैं दिस इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। इसको हम बोलते हैं अगर ट्रेड डेफिसिट हो जाए, या इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ, अगर ट्रेड डेफिसिट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, नेगेटिव। और इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर कंट्री चाहेगा कि उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हो या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हो वो क्या रहे, वो पॉजिटिव रहे, उनका ट्रेड सरप्लस रहे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये फायदा होता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर इंडिया के पास आ गए तो अब इंडिया कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, कहीं पर भी स्ट्रेटेजिकली अपने पार्टनर्स को और ज्यादा सेटअप कर सकता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा कैसे, जब आप यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन करोगे, बहुत सारे कंपनीज आपके पास आएंगे। अब प्रॉब्लम ये था कि आपने लॉस तो ऐसे बना दिए, मतलब डिसीशंस तो ऐसे ले लिए, पॉलिसीज ऐसे बना दिए कि काफी ज्यादा यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हो, फॉरेन के कंपनीज आए, ठीक है, इंडिया की कंपनीज बाहर जाए। लेकिन दिक्कत ये है, आपका जो लीगल सिस्टम था वो लीगल सिस्टम इतना ग्रेट नहीं था कि वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करे, ठीक है। इट्स लाइक आपने डिसाइड कर लिया मैं अब से खूब पढ़ाई करूंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और उसी दिन आप नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, सोनी लिव, इन सब का सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हो। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही ओपोजिट हो गया, आयरनी है कि नहीं। तो यहाँ पर सिनेरियो वही था कि ग्लोबलाइजेशन का आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन जब बिजनेस करने जाओगे तो करोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो लॉ है वो इसको अलाउ नहीं करते। और फिर हमें ऑलमोस्ट 8-9 साल लग गए कि 1999 में फेमा एक्ट को हम लेकर आए। और फेमा एक्ट के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम द ईयर 2000, जैसे मैंने आपको बताया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000 हमारा फेमा एक्ट यहाँ पर क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, एंड वी कंटिन्यूड विद द बिजनेस, राइट। सो ये एक आपको मैंने बैकग्राउंड दिया फेमा एक्ट के बारे में। आई होप आप लोगों को ये आइडिया आया होगा इसके बारे में, करेक्ट। अब अगर आप देखो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, ठीक है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, फेमा क्यों लेकर आया गया, उसको अगर आपको लिखना है तो आप चेक करो, किसी भी किसी भी एक्ट के लिए अगर आपको उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है तो आप किसको हिट करोगे। आप मुझे बताओ, किसी भी एक्ट का अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता करना है तो आप कौन से एक्ट को हिट करोगे, मतलब एक्ट में किस चीज को पढ़ोगे, व्हाट इज द थिंग यू विल लुक फॉर। मैंने आपको कोई भी एक्ट दे दिया और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप क्या करोगे, कहां से पता लगाओगे कि इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। आपको मैंने बहुत पहले बताया, CSET के अंदर भी आपको मैंने ये बताया था, और जब हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ना शुरू किया तब भी मैंने आपको बताया था। अगर कोई भी चीज आपको पता करनी है कि ये एक्ट क्यों आया है, तो आप इसमें किस चीज को चेक करोगे, किसी भी एक्ट को उठाकर आप उसमें सबसे पहले क्या देखोगे, किस पॉइंट से पता चलेगा, किसी भी एक्ट के कौन से पार्ट से पता चलेगा कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। हाउ विल यू गेट टू नो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। अरे ऑकवर्ड साइलेंस, डेफिनेशन नहीं भाविका, डेफिनेशन हमें क्या बताएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड का इस पूरे एक्ट में क्या मीनिंग है, ये आपको डेफिनेशन बताएगा। बट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, प्रियम्बल, याद आ रहा है आपको, मैंने बताया था प्रियम्बल। हमें एक्ट में सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, प्रियम्बल देखना पड़ेगा। अगर हम प्रियम्बल को देखते हैं तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। सो फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या था, फेमा का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले ये था कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी लॉ है वो सारे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और एक ही जगह सिर्फ एक ही एक्ट ऑफ फेमा जो यहाँ पर क्या करे, फॉरेन एक्सचेंज लॉ को यहाँ पर चेक करे। तो पहला जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू कंसोलिडेट
and amend, consolidate and amend the law related to the laws related to foreign exchange, द लॉज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव फेमा का क्या था, मैंने आपको बताया था कि फेरा ट्रेड को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करता था, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, रिजिड था, स्ट्रिंजेंट था। तो यहाँ पर फेमा का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? फेमा का दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। दिस इज टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, एंड द पेमेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज। क्या फॉरेन एक्सचेंज में और ज्यादा इसके पेमेंट्स हो, एक्सटर्नल ट्रेड आपका यहाँ पर बढ़े, ठीक है। और इसके अलावा इनका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट and the maintenance of foreign exchange market in India। foreign exchange market in India, ये आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? फेमा के प्रिएबल में। मैं आपको बीच बीच में बेयर एक्ट भी दिखाते रहूंगा, तो वो बेयर एक्ट से भी आप क्या करते रहोगे? रेफरेंस लेते रहोगे, ठीक। एक कई बार आपसे हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि फेमा और फेरा में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा? तो इसका आंसर आपके लिए काफी सिंपल रहेगा। फेरा का ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है उसको क्या करो? कंजर्व करो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंजर्व, ये इनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर फेमा को चेक करो तो फेमा का ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। इसका ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट द फॉरेन ट्रेड, ठीक है। यहां पर अगर आप चेक करो, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आपने फेरा को वायलेट किया, ठीक है, इसके जो वायलेशंस है, इसके वायलेशंस को माना जाता था क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब सीआरपीसी के अंडर आपका पूरा केस चलेगा। लेकिन अगर आपने फेमा में वायलेट किया तो इसको माना जाता है सिविल ऑफेंस। इसको सिविल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा फेरा के अंदर आपके जो ऑफेंसेस थे दोज वर नॉन कंपाउंडेबल। लेकिन फेमा में जो आपके भी यहाँ पर वायलेशंस थे दोज वर कंपाउंडेबल, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो फेमा जो है वो एक सिविल लॉ के कैटेगरी में आता है, और फेरा को अगर आप देखो तो इसको काफी इन्वर्टेड कॉमा में कोट करके अगर मैं आपको बोलूं तो इसको ड्रैकोनियन पुलिस लॉ बोला जाता है, कि लोग डरते थे इस लॉ से। ड्रैकोनियन मतलब काफी डरावना, लोगों को बिल्कुल परेशान कर देने वाला ये लॉ था। सो दिस इज फेरा एंड दिस इज फेमा। तो एक पॉइंट आपके लिए यहां पर ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा। दूसरा आपको मैंने यहां पर पॉइंट बताया द डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे थर्ड बताऊं तो आपको ये Sir, पॉइंट, यस, compoundable and non-compoundable is bailable and non-bailable.
नहीं, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल इज नॉट बेलेबल नॉन बेलेबल। देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कोई भी आपका जो डिफॉल्ट है वो कंपाउंडेबल हो सकता है, तो कंपाउंडेबल का ये मतलब है कि आपने अगर डिफॉल्ट कर दिया, आप जो भी रेगुलेटर है उस रेगुलेटर के पास जा सकते हो। पहले तो आपने जो मिस्टेक किया है, आपने जो वायलेशन किया, ऑफेंस जो आपने किया, उस ऑफेंस को आप ठीक कर दो। ठीक करने के बाद आप मॉनेटरी पेनल्टी पे करने के बाद आप उससे निकल सकते हो। तो ये हो जाएगा कि आपने वो ऑफेंस कभी किया ही नहीं। ये एक आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो फिर आपके ऊपर वो जो पूरा हेवी पेनल्टी है एंड ऑल दोस थिंग्स दैट इज एप्लीकेबल देयर, और वो एक टैग आपके ऊपर हमेशा रहेगा कि आपने एक वायलेशन करके रखा हुआ है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक क्लाइंट कंपनी है, उस क्लाइंट कंपनी को एजीएम करना था। ठीक है, अब एजीएम आपको पता है 30 सितंबर तक आपका एजीएम हो जाना चाहिए, उनका ड्यू डेट ये था। अभी हुआ क्या, 30 सितंबर तक वो एजीएम नहीं कर पाए। अब एजीएम अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, और आपको 30 सितंबर से पहले एजीएम के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना था। उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, एजीएम भी नहीं हुआ, उनका एजीएम हुआ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो बेसिकली यहाँ पर आपने एक ऑफेंस कर दिया, सेक्शन 96 को वायलेट कर दिया, दैट द एजीएम शुड बी हेल्ड बाय दिस डेट। आपने वो नहीं किया, तो एज पर सेक्शन 99 आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगेगा, करेक्ट, हेवी पेनल्टी लगेगा। तो अब आप क्या करते हो, यू गो टू द रेगुलेटर, और रेगुलेटर को आप क्या बोलते हो कि देखो मुझसे एक गलती हुआ है, 30 सितंबर को मेरे को एजीएम करना चाहिए था, बट वो एजीएम मैंने नहीं किया। अब ये एजीएम मैंने दिसंबर में किया, लेट्स से 10 दिसंबर को मैंने ये एजीएम किया है। ओके, अब क्योंकि ये मैंने ऑफेंस को ठीक कर दिया, हम कंपाउंडिंग के लिए आपके पास आए हैं। आप इस वायलेशन को फाइन लेकर एक्सेप्ट कर लो और इसको आप क्लीन चिट दे दो हमें। तो दिस इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। बताओ ये क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? अच्छा, आपने चैट में रिप्लाई किया, ओके, लेट मी सी। ओके, सो बेसिकली कंपाउंडेबल ऑफेंस वो रहता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन कॉम्प्रोमाइज, मतलब यू कैन एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज और अ अग्रीमेंट विद द रेगुलेटर देयर कि भाई मुझसे गलती हो गया ठीक है, लेकिन माफ करो ये वाला। तो वो कंपाउंडेबल। आप एक ऐसा एग्जांपल लो, ध्रुवी आपने पूछा था ना ये डाउट। यस सर। ओके, तो आप ऐसे समझो, ये आपकी गाड़ी, दिस इज योर कार एंड दिस इज माई कार। ये क्या हो गया, थोड़ा अजीब सा बन गया, बट ठीक है, भावनाओं को समझो। ये मेरी गाड़ी, ठीक है, आपकी गाड़ी में पहिए, मैंने आपके गाड़ी में एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, सिग्नल पे मैंने टाइम पर ब्रेक नहीं लगाया और ये मेरी गाड़ी ने आके आपके गाड़ी के बैक को बम्प कर दिया। अब यहां पर दो सिचुएशंस निकल सकते हैं। एक सिचुएशन क्या होगा, मैं आपको बोलूंगा देखो ध्रुवी, आपके कार को मैंने डैमेज किया है, मेरी गलती थी कि मैंने टाइम पर ब्रेक नहीं मारा, मेरी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है, आपकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ है। इट्स नॉट दैट आई इंटेंडेड टू डैमेज योर कार, बट इट जस्ट हैपेंड। सो वट एवर योर डैमेजेस आर, आई विल पे यू, प्लीज डोंट फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिनेरियो हो गया जब मैं आपको डैमेजेस पे कर दूंगा और आप मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करोगे, एंड देयर विल बी नो कंप्लेंट फाइल्ड। और दूसरा सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को यहाँ पर एक्सीडेंट किया है, बम्प्ड द कार, सो हियर यू विल फाइल अ कंप्लेंट। अगर लॉ ऐसा है कि अगर मैंने एक्सीडेंट किया तो कंप्लेंट करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये कैसा है, नॉन कंपाउंडेबल। ये हो गया नॉन कंपाउंडेबल। लेकिन सपोज करो मुझसे गलती हो गई, मैं आपको खुद बोल रहा हूं, और आपको डैमेजेस पे करके मैं निकल सकता हूं, तो ये हो गया कंपाउंडेबल ऑफेंस। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? यस सर।
राइट। तो कुछ डैमेजेस होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, कुछ डैमेजेस होते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। तो फेरा जो था उसके ऑफेंसेस को नॉन कंपाउंडेबल माना गया था, और फेमा जो है उसको कंपाउंडेबल माना गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास था रिगार्डिंग द फेरा एंड द फेमा। आगे अगर आपको यहां पर मैं चेक करवाऊं, तो फेमा के अंदर एक रेगुलेटर आपको मिलेगा। ठीक है, और वो रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो रेगुलेटर आपको मिलेगा दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें आपके पास अलग अलग प्रोविजंस आते हैं। सो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इज द रेगुलेटर जिसको कि यहाँ पर फेमा में क्या देके रखा हुआ है? पावर्स देके रखा हुआ है। रेगुलेटर टू वोम द पावर्स टू डेलीगेट फेमा पावर अंडर द फेमा इज डेलीगेटेड। तो जितना भी पावर है, और वैसे भी आप ध्यान रखना, एक थंब रूल आपको मैं देता हूं। जब भी दो करेंसी बीच में आ जाएगा, जब भी यहां पर दो करेंसी बीच में आ जाएगा, लेट्स से आप रुपी और पाउंड, रुपी और डॉलर, आप जहां पर भी किसी भी करेंसी के साथ आप डील कर रहे हो, फॉरेन करेंसी के साथ आप डील कर रहे हो, तो आप ध्यान रख लेना पावर किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना ही होगा। फर्दर अगर आप यहां पर चेक करो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर पावर तो देके रखा हुआ है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सारे काम वो खुद तो नहीं कर सकता। ठीक है, आपने वो कुछ कुछ होता है मूवी देखी है? नहीं, कुछ कुछ होता है नहीं, हम तुम मूवी। हम तुम मूवी में अगर आपको ध्यान हो, क्लाइमैक्स सीन पर रानी मुखर्जी रो के किरण खेर को हक करती है, अपनी मदर को, और वो ये बोलती है दैट ये सच है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है। ये डायलॉग पता है आपको? किरण खेर का ये डायलॉग है, आई मीन रानी मुखर्जी का ये डायलॉग है। नहीं तो मैंने आपको अभी बता दिया। और डायलॉग काफी दमदार है कि हर जगह भगवान खुद नहीं हो सकते, दो इज ओमनी प्रेजेंट, बट हर जगह वो खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने माँ को बनाया। अब यही चीज यहाँ पर आता है कि हर जगह आरबीआई तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? आरबीआई हर जगह तो काम नहीं कर सकता, हर समय आरबीआई हर एक जगह नहीं पहुंच सकता। इसी के लिए आरबीआई को यहाँ पर पावर दिया गया है। ये अदर, या अगर आप चेक करो, तो आरबीआई ने अपने पावर्स फर्दर किसको डेलीगेट करके रखे हुए हैं? आरबीआई ने फर्दर पावर्स डेलीगेट करके रखे हैं टू अ पर्सन, समथिंग कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। सो ऑथोराइज्ड पर्सन यहाँ पर कौन है? ऑथोराइज्ड पर्सन बेसिकली एक ऐसा इंसान है, ठीक है, इट्स अ एंटिटी। इंसान, अब ऑथराइज पर्सन का ये मतलब नहीं कोई इंसान ही होगा, ऑथराइज पर्सन कैन ऑल्सो बी अ एंटिटी। तो यहाँ पर ऑथराइज पर्सन इज द वन जिसको बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है? आरबीआई हैज ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द डायरेक्शंस। तो सपोज करो यहाँ पर, लेट्स से दिस इज ध्रुवी, ध्रुवी को यूएस जाना है और उसको डॉलर चाहिए। तो वैसे अगर आप देखो, तो रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए ध्रुवी को आरबीआई जाना पड़ेगा, यस और नो? स्ट्रेट अवे आरबीआई जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है, ध्रुवी को आरबीआई जाने की जरूरत नहीं है। ध्रुवी जाएगी टू वुम, ध्रुवी विल गो टू अ ऑथराइज्ड पर्सन जिसको कि आरबीआई ने क्या करके रखा हुआ है? पावर दे के रखा हुआ है। आरबीआई हैज एम्पावर्ड
अ पर्सन, जिसको हम बोलेंगे ऑथराइज पर्सन, तो ध्रुवी यहाँ पर क्या करेगी, उनको रुपी दे देगी, और ऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पर ध्रुवी को क्या कर देगा, लेट्स से यूएस डॉलर पे दे देगा यहाँ पे। अब बताइए जी, ये क्लियर हुआ? ऑथराइज पर्सन, तो ये ट्रांजैक्शन आरबीआई नहीं होगा, आरबीआई ने किसी को एम्पावर करके रखा है। अब ध्रुवी को डॉलर कितना मिलेगा, ध्रुवी को डॉलर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ध्रुवी को डॉलर मिलेगा, तो वो मतलब on what conditions she is going to get the US dollar, what amount, everything will be decided by RBI, और उसने authorized person को already बता कर रखा होगा. So that's where the directions come into picture. यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर मैंने यूज किया है डायरेक्शंस, एज पर द डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस में यहाँ पर ऑथराइज पर्सन को बता दिया जाएगा, ठीक है, आरबीआई यहाँ पर बता देगा कि आपको कितना डॉलर देना है, हाउ मच डॉलर इज टू बी पेड। दूसरा यहाँ पर आपको बता देगा व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन करेगा, ध्रुवी। व्हाट वुड बी द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे, राइट, ये सब आपको कौन बता कर रखेगा, आरबीआई ऑलरेडी ऑथराइज पर्सन को बता के रखेगा, और उसके हिसाब से ऑथराइज पर्सन ध्रुवी को यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज दे देगा। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? क्या ऑथराइज पर्सन आपको क्लियर हुआ? हम आगे ऑथराइज पर्सन के बारे में और डिटेल में कवर करेंगे। सेक्शन 10 हमारा ऑथराइज पर्सन को ही डील करता है, तो जब हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो उस समय हम यहाँ पर ऑथराइज पर्सन को और ज़्यादा चेक करेंगे। बट फिलहाल अगर आपको मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर बताऊं फेमा का, तो यहाँ पर वही है कि यू हैव अ रेगुलेटर, और सेकेंड पॉइंट यू हैव ऑथराइज पर्सन, जिसको आरबीआई जो रेगुलेटर है उसी ने ऑथराइज करके रखा हुआ है। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल रहता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ पर रोल रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक रूल्स, मेक रिस्ट्रिक्शंस, ये सब चीज भी आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक रूल्स अंडर फेमा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक रूल्स अंडर फेमा, और यहाँ पर आरबीआई जो है, आरबीआई इज गोइंग टू मेक रेगुलेशंस। आरबीआई इज गोइंग टू मेक रेगुलेशंस अंडर फेमा, और जाहिर सा बात है दैट रेगुलेटर है तो वो रेगुलेशंस बनाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, तो वो रूल्स बनाएगा। आई होप ये भी मैंने आपको CSEET के टाइम पर बता दिया था कि रेगुलेटर मेक्स द रेगुलेशन एंड मिनिस्ट्री मेक्स द रूल्स। याद आ रहा है आपको वो डायग्राम जो मैंने ऐसे करके आपको बनाया था? एक्ट है, एक्ट के नीचे यहाँ पर आपको कई जगह रूल्स मिलेंगे, कई जगह आपको यहाँ पर रेगुलेशंस मिलते हैं, याद आ रहा है? तो ये देखो सब आपका जो फाउंडेशन में आपने पढ़ा EET में, वो सब आपके यहाँ पर कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। बट एनीवे, अगर हम वापस इधर आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द रूल्स, आरबीआई इज गोइंग टू मेक द रेगुलेशंस, एंड बोथ आर गोइंग टू कंसल्ट ईच अदर, ठीक है। आरबीआई इज गोइंग टू कंसल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट while मेकिंग regulations, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंसल्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया while मेकिंग रूल्स, ठीक है। फर्दर अगर आप यहाँ पर देखो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आरबीआई है वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है वो सबको भी यहाँ पर क्या कर देंगे, इम्पोज करेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस है जो प्रोविजंस आपको मिलेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या चीज़ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पर इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, दे कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अगर चाहे, दे में ऑल्सो अलाउ सर्टेन ट्रांजैक्शंस, मतलब नॉर्मली जिस चीज को अलाउ किया हुआ है उसके ऊपर ये चाहे तो रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, और नॉर्मली जिन चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है वहां पर ये क्या कर सकते हैं,
अलाउ भी कर सकते कि चलो ये रेस्ट्रिक्टेड है बट आपको हम अलाउ कर रहे हैं, आप ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कर लो। तो ये आपके पास काफी बड़ा एक फैक्टर इधर रहेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चेक करो तो एक और कैटेगरी है, एक और पर्सन है जो यहाँ पर काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ईडी। ये इस साल आप लोगों ने काफी ज्यादा नाम सुना होगा ईडी के बारे में। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपने सुना है इसके बारे में? रिया चक्रवर्ती के केस में अगर आप देखो, सुशांत सिंह राजपूत, या फिर इसको डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट भी बोला जाता है। अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 वाला सीरीज देखा है, वैसे देखा है आप लोगों ने वो सीरीज? किसी ने देखा स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाला? राइट, वेरी वेरी गुड। मैंने अभी तक देखा नहीं है, आई हैव टू सी, आई हैवंट गॉट टाइम इनफ लेटली, सो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा आई एम गोइंग टू वॉच। बट उसमें अगर आप नोटिस करो, क्षमा अगर नहीं देखा तो प्लीज वॉच, आपको सेबी पढ़ने का मजा ही और आएगा। आप सेबी कंपनी लॉ के बहुत सारे, मतलब आई एम नॉट किडिंग, डोंट टेक इट जस्ट एज अ एंटरटेनमेंट सीरीज, उसको आप डॉक्यूमेंट्री की तरह देखो। और लर्निंग वाइज आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो आपने सेबी में पढ़ा है, वो आप यहाँ पर कोरिलेट कर पाओगे। सो अगर आप सबको ध्यान हो तो जब हर्षद मेहता जेल में होता है और वो सीबीआई इंस्पेक्टर जो आता है उसको वो बोलता है ना कि यहाँ पर मच्छर बहुत खा रहे हैं, बोला तेरी बहुत ज्यादा फटी पड़ी है और अभी चिंता मत कर, मैं जाऊंगा तो ईडी वाले आएंगे। डू यू रिमेम्बर दैट सीन? और वो ईडी वाले क्यों आएंगे? इफ यू रिमेम्बर वहां पर क्या बोला था, बोला कुछ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड उनके पास भी कुछ सवाल है। ठीक है, सुना उधर भी कुछ गड़बड़ हुआ है तो फॉरेन एक्सचेंज वाले भी आएंगे। तो दैट इज द ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और जो है उनको यहाँ पर गवर्न करेगा। तो आरबीआई इज द रेगुलेटर, लेकिन आरबीआई को लगेगा कि आप यहाँ पर कुछ टाइम पास कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो बोलेंगे चलो भाई ईडी तुम संभालो इसको। ठीक है, इसको ये काम करना चाहिए। तो एनफोर्समेंट जो आपका रहेगा फेमा का, वो वैसे किसके पास है, वो आरबीआई के पास है। लेकिन यस, बिल्कुल 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 एकदम करेक्ट। तो ये सारे एक्ट्स जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? लेकिन अभी ध्यान रखना, वो 19 फेरा के लिए था, वो फेरा के लिए था। तो वहां पर वो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन था। ठीक है, कि मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर गड़बड़ करने वाले हो तो आपको जेल में, और क्रिमिनल ऑफेंस उसको माना जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर ऐसा हो वायलेशन तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अनटिल अनलेस इट इज मनी लॉन्ड्रिंग। अब आपने पार्ट सी में मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ लिया है, तो अनटिल अनलेस इट इज मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, आपको क्रिमिनल ऑफेंस में ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में गए तब तो फिर लंबा केस है आपके ऊपर, बट अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम। आप बताइए, क्या ये आपको क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आप बार बार यहाँ पर पढ़ते जाओगे व्हेन इट कम्स टू द फेमा। ओके, सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। अब आपको मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट बताता हूँ, जो यहाँ पर आपको आ जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है यहाँ पर? तो मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला रोल तो यहाँ पर क्या आता है कि आरबीआई के पास फुल कंट्रोल है रिगार्डिंग द डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज। सो आरबीआई हैज कंट्रोल ओवर डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज, पूरा पूरा पावर इनके पास है। दे कैन ग्रांट स्पेशल परमिशन और जनरल परमिशन इन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सो बी पार्ट, दे कैन ग्रांट
जनरल और स्पेशल परमिशन। राइट, ये आरबीआई के पास पावर है। इसके अलावा यहां पर अगर आप चेक करो तो आरबीआई क्या कर सकता है, कुछ ट्रांजैक्शंस को यहां पर क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा। तो बेसिकली आरबीआई के पास पावर है टू मेक रेगुलेशंस। तो फेमा के जितने भी रेगुलेशंस है वो यहां पर करेगा। इसके अलावा यहां पर आरबीआई के पास पावर है टू ऑथराइज द ऑथराइज्ड पर्सन, टू ऑथराइज द ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, अलग अलग केसेस के अंदर यहां पर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप यहां पर ये भी बताओगे द मैनर या रादर टू प्रोवाइड फॉर, टू प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच forex will be brought into India and how it will be repatriated। ठीक है, सो यहां पर फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, इसके अलावा इसका रियलाइजेशन, इवन अगर आपको मैं बताऊं इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, तभी तो एफडीआई ओडीआई आ जाता है आपके पास। उसका रियलाइजेशन, उसका रीपैट्रिएशन। आप रीपैट्रिएशन समझते हो कि जो पैसा है वो इंडिया में आ गया, अब यहाँ से वापस बाहर कैसे जाएगा। आपने फॉरेन में कुछ पैसा अर्न कर लिया, उसको रियलाइज कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपके पास रहेगा। इसके अलावा व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या मैं मेरे पास 1 लाख डॉलर अपने तिजोरी में रख सकता हूँ, हाँ ना, उसके ऊपर। ये सब चीजें आपको यहाँ पर आरबीआई का रोल रहेगा जो आपको बताएगा। ठीक है, अब फेमा में अगर आप देखो, मैं आपको एक बार अब फेमा का बेयर एक्ट लेके दिखाना चाहता हूँ। सो आप अगर चेक करो, ये रहा आपके पास फेमा। ठीक है, सो दिस इज फेमा 1999, और ये आपके पास अलग अलग सेक्शंस है। तो चैप्टर 1 जैसे कि हमेशा प्रिलिमिनरी होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट के बारे में, और इधर आपके पास डेफिनेशंस है। फिर आपके पास चैप्टर 2 है जो बेसिकली यहाँ पर बात करता है द रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये आपके लिए। राइट, फिर मैंने आपको जैसे बताया था ऑथराइज पर्सन के लिए, तो आपका चैप्टर 3 जो है वो पूरा ऑथराइज पर्सन के लिए बात करता है। देन आपके पास चैप्टर 4 है जो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज का बात कर रहा है। और ये देखो पावर टू कंपाउंड द ऑफेंस, अब कंपाउंडिंग का प्रोविजन आपको फेमा के अंदर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एडजुडिकेशन एंड अपील है कि फेमा में अगर आपको अपील करना है तो आप कैसे चाहोगे, जैसे आप कंपनीज एक्ट में अपील करते हो या केसेस फाइल करते हो तो एनसीएलटी, एनसीएलटी से एनसीएलएटी, और फिर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही अगर आप सेबी से चेक करो तो सेबी, सेबी से आप वहाँ जाओगे सैट, और सैट से आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे यहाँ पर आपका अपील एंड एडजुडिकेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस हमें पूरा यहाँ पर पढ़ना है। फिर अगर आप देखो ये आ गया अपना ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। कौन है वो, क्या पावर है उनके पास और क्या स्पेशल पावर्स है उनके पास, एंड एम्पावरिंग द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स को क्या पावर है। फिर आपके पास यहाँ पर मिसेलेनियस आ जाता है, और उसमें आपके देखो पावर टू मेक रेगुलेशंस, तो द रेगुलेशंस वुड बी मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड पावर टू मेक रूल्स, द रूल्स वुड बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके पास यहाँ पर रहेगा। अब अगर आप देखो तो ये देखिए 29 दिसंबर 1999 को आ गया था, लेकिन इसका कमेंसमेंट डेट
आप अगर चेक करोगे तो इसका कमेंसमेंट डेट ये देखो 1 जून 2000, ठीक है। 1 जून 2000 से ये यहाँ पर कमेंस हो गया था। सो इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। तो सच डेट क्या है? सच डेट इज ये देखो। अब मुझे कैसे पता ये 1 जून इसी के लिए आ रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इधर 1 लिखा हुआ है। अगर आप नोटिस करो ये एक्ट को पढ़ने का तरीका, ये देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जस्ट 1 मिनट, ये देखिए ये 1 है आपके पास, राइट। और ये देखो ये रहा आपका 1 यहाँ पे। तो दिस इज 1 जून, ठीक है। तो ये 1 जून को यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया था। इसके अलावा आप अगर देखो तो ये फेमा का आपको प्रीएम्बल मिलता है। दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ फेमा, जो बेसिकली यहाँ पर आपको बता रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। सो आप देखो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। और ऑब्जेक्टिव इनका क्या है? फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। आगे प्रमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप देखो दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल ऑफ इंडिया। और बहुत ही सरप्राइजिंगली आपको यहाँ पर मिलेगा क्लॉज नंबर 3, जिसमें आप यहाँ पर देखो सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, ये आपको क्या बताता है? नॉट जस्ट इन इंडिया, आप देखो इट शैल ऑल्सो अप्लाई टू all the branches, offices and agencies outside India which is owned or controlled by a person resident in India, ठीक है। And also to any contravention thereunder committed outside India by any person to whom this act applies। तो इसके एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एक काफ़ी अमेजिंग सा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल तो है अगर आप इंडिया में हो। इसके अलावा अगर आप अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो, ठीक है, और आपके कंट्रोल में कोई भी ब्रांच है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी एजेंसी है जो कि इंडिया में नहीं है बट इंडिया के बाहर है, और वहां पर अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आपका कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो क्या फेमा आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है? आंसर इज यस। आप सिंपल एग्जांपल लो इसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इन इंडिया, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ही होगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है कहां पर? लेट्स से यूएसए में। तो अगर वो यूएसए की जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस की, या रिलायंस का कोई वहां पर ब्रांच ऑफिस है, कोई भी एजेंसी है, वहां पर अगर कोई फेमा एक्ट का वायलेशन होता है तो भी आप वहां पर पीनलाइज हो सकते हो। आरबीआई आपके ऊपर, मतलब बेसिकली फेमा एक्ट आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ये आपको समझ में आया? तो आप इंडिया में हो तो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर फेमा एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन अगर आप इंडिया में नहीं हो, आप बाहर हो, तो भी आपके ऊपर फेमा अप्लाई हो सकता है। अगर ये जो ऑफिस है आपका ये कहाँ पर है? दिस इज आउटसाइड इंडिया, और आपके ऊपर यहाँ पर फेमा एप्लीकेबल होता हो, राइट। क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ये वाला पार्ट, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा? क्या ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा आप लोगों को क्लियर हुआ? ओके, तो इसको मैं एक बार आप लोगों को स्लाइड में लिख देता हूं। ये फोर्थ पॉइंट था हमारा। अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, और यहाँ पर हम बता देते हैं द एक्सटेंट ऑफ फेमा। फेमा कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो फेमा इज अगेन, इट इज, इट एक्सटेंड्स टू whole ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू द whole ऑफ इंडिया। इसके अलावा एनी ऑफिस
ब्रांच और एजेंसी, ठीक है, विच इज आउटसाइड इंडिया। देखो तीन चार चीजें यहां पर मीट करना पड़ेगा, विच इज आउटसाइड इंडिया प्लस विच इज ओन्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान रखना, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टू वूम फेमा अप्लाइज, टू वूम फेमा अप्लाइज, तो यहाँ पर उनके ऊपर भी फेमा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली यू हैव द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल jurisdiction, right? So FEMA has extra territorial jurisdiction. FEMA has the extra territorial jurisdiction here. आप बताइए, is this clear? क्या ये क्लियर हुआ, राइट? तो चलो फिर हम वापस से यहाँ पर आते हैं। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेशंस और के अंदर आता है। तो डेफिनेशंस में आप देखो, एक आपके पास डेफिनेशन है ऑथराइज्ड पर्सन का, ठीक है। ऑथराइज्ड पर्सन का डेफिनेशन है। तो ऑथराइज्ड पर्सन का डेफिनेशन बेसिकली क्या है, सो ऑथराइज्ड पर्सन मीन्स अ ऑथराइज्ड डीलर, ठीक है। ऑल्सो मनी चेंजर, ऑल्सो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अभी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है, मैंने आपको आज लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। देर इज वन चैप्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हम लोग ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा वो हमारा, है कि नहीं। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर कोई बैंक का ब्रांच है तो उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो आपके बैंक के ब्रांच है उसको भी क्या माना गया है, उसको भी ऑथराइज्ड पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। आप ये देखो, ऑथराइज्ड पर्सन मींस यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, या फिर कोई भी और इंसान जिसको टाइम बिंग क्या किया गया है, ऑथराइज किया गया है टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और इवन फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन आ जाता है ऑथराइज्ड पर्सन का। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? तो आपके जैसे बेसिकली क्या होता है, आप ये समझो, ऑथराइज्ड पर्सन में जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, क्या वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर ऑथराइज्ड पर्सन है? क्या वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर ऑथराइज्ड पर्सन है? आंसर इज यस, क्योंकि उसको आरबीआई ने क्या करके रखा हुआ है, ऑथोराइज करके रखा हुआ है। मनी चेंजर हो गया ना, ऑथोराइज डीलर, ठीक है। तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर इज व्हाट, इट इज द ऑथराइज पर्सन हियर। तो मैं एक बार डेफिनेशंस को भी आपको एक क्रक्स में लिखवा दूंगा, बट एक बार हम यहाँ पर ब्रॉड जो डेफिनेशंस मुझे आपको डिस्कस करवाने हैं, मैं वो यहाँ पर आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। फिर आप देखिए यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन और मिलेगा, दैट इज, या किसी को डाउट है? एक आपके पास और डेफिनेशन आएगा, थिंक समवन हैज आस्क्ड, ओके नो, ओके। सो आप ये देखो, ऑथराइज्ड पर्सन, सॉरी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अगर आप यहां पर चेक करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। खैर मैं जो जो डेफिनेशंस आपके साथ यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप वैसे भी समझ जाओ कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है that what is a capital account transaction. So capital account transaction means a transaction which alters the capital assets or liabilities including contingent liability outside India of a person resident in India and assets or liabilities in India of a person resident outside India। और सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में एक लिस्ट दिया हुआ है ट्रांजैक्शंस का,
वो सारे आपके क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आप कैसे लिखोगे, आपको क्या ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या होगा, it will alter the assets and liabilities including your contingent liabilities। अब आप मुझे बताओ, क्या मैंने मैंने एक फ्लैट परचेज किया है इन न्यू दिल्ली, आई स्टे इन मुंबई, और मैंने न्यू दिल्ली में एक फ्लैट परचेज किया है, क्या वो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? इज इट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और इट इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? आप बताइए, मैंने एक दिल्ली में फ्लैट परचेज किया है, इज इट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? यस, और इट इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? नो। क्या होगा आपका आंसर? मैंने एक फ्लैट परचेज किया है न्यू दिल्ली में, आई स्टे इन मुंबई। ध्रुवी बोलती है नो, भाविका बोलती है नो। आप मुझे बताओ, क्या मेरे एसेट और लायबिलिटी ऑल्टर नहीं हो रहे? क्या मेरे एसेट्स ऑल्टर नहीं हो रहे? शमा बोलती है यस। आप बताओ, मेरे एसेट में इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? जील भी बोलते हैं यस, धनश्री यस, आकृति यस। तो फिर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ। तो भाविका, अब आप बताइए, आपने यस, ध्रुवी आप क्या बोलते हो? आपका आंसर यस, ओके, तो आपका आंसर नो होगा। तो भाविका और ध्रुवी, आपने जो पहले बोला वो करेक्ट था कि मेरे भले ही एसेट्स और लायबिलिटीज ऑल्टर हो, पर ये एसेट्स और लायबिलिटीज कहां पर हो रहे हैं? आप देखो, पूरा पार्ट हमें इसको पढ़ना है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज गेट्स ऑल्टर्ड, बट किसका? देखो, आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सो आई एम अ पर्सन हु स्टेज इन मुंबई, और मैंने दिल्ली के अंदर एक फ्लैट को लिया है। बिल्कुल करेक्ट भाविका, इनसाइड इंडिया हो रहा है, राइट। तो ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है एज फार एज फेमा इज कंसर्न। फेमा में ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन आई स्टे इन मुंबई और मैंने न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट लिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए? ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके, ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, लेट्स से जो बाइडन अगर न्यू दिल्ली में एक अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो वो क्या एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? आंसर इज यस। सो आपको यह ध्यान रखना है, ऑल्टर्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और दूसरा पार्ट आपको जो यहां पर ध्यान रखना है, ऑल्टर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये तो डेफिनेशन का कौन सा पार्ट हुआ? मीन्स पार्ट हुआ। ठीक है, फिर हमारे पास एक इंक्लूड्स वाला पार्ट भी आता है, और इंक्लूड्स वाला पार्ट क्या बोलता है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दिए हुए हैं, और वो ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है, अब सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 जब हम पढ़ेंगे, तो पूरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पर, तो आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आप PRI हो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो, तो बाहर, और अगर आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, तो इंडिया में, तब जाकर वो क्या बनेगा? वो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बनेगा। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन को देखें, तो मैं आपको इमीडिएटली लाइफ में बिल्कुल एक सिंपल डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ, विच इज द डेफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और आप देखो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कितना अच्छा है। इट मीन्स अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। खत्म काम। आप देखो, अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और कुछ यहाँ पर ट्रांजैक्शन है जिसको इंक्लूड्स लिस्ट में लिया गया है, और क्या बता रहे हैं? एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस। ठीक है,
कुछ ट्रांजैक्शन है जिनको क्या माना गया है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से माना गया है। जैसे कि अगर आपने फॉरेन ट्रेड के कंपैरिजन में, मतलब कुछ कनेक्शंस में आपने कोई यहाँ पर पेमेंट कर दिया, आपने कोई और बिजनेस सर्विसेज लिए, ठीक है, बिजनेस शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी कुछ भी आपने लिया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये आपके लिए क्या हो गया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो मैंने 3 महीने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लिया है, तो ये एक बात बताओ, ये मेरे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ? मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से 3 महीने के लिए लोन लिया है, इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? बताइए। आई हैव टेकन, शमा बोलती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, पर शमा मैंने ये जो लोन लिया है ये कितने महीने के लिए लिया है? 3 मंथ्स के लिए, करेक्ट। धनश्री, ध्रुवी, भाविका, आकृति, करेक्ट। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये मैंने ट्रांजैक्शन किसके लिए किया? क्षमा, 3 महीने के लिए मैंने लिया ये लोन। तो अगर मैंने 3 महीने के लिए लोन लिया तो ये किस में आ जाएगा? दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये हो जाएगा मेरे लिए राइट। ओके, तो ऐसे मैं आपसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछूंगा, क्योंकि क्या होगा जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे तो फेमा के काफी सारे जो कॉमन एरर्स हो सकते हैं आपसे, वो सारे एरर्स आपके यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। मतलब यू नॉट मेक दोज एरर्स, वो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पर चेक करो तो आपके पास है पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अच्छा मुझे बताओ, मैंने $10 लाख का लोन लिया, ठीक है, तो 1 मिलियन मैंने डॉलर्स का लोन लिया, उसके ऊपर मैं $5,000 का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। आपको ये बताना है, ये है ए, ये है बी, ठीक है, ओनली ए इज कैपिटल, ओनली बी इज कैपिटल, या फिर बोथ आर कैपिटल। ये है 1, 2, 3, ये 3 स्टेटमेंट मैंने यहां लिखा। देन 4, 5 एंड 6, ओनली ए इज करेंट, ओनली बी इज करेंट, और यहां पर है बोथ आर करेंट। आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? मैंने $1 मिलियन का लोन लिया और उसके लिए मैंने $5,000 का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 6 इज करेक्ट। ध्रुवी बोलती है 6 इज करेक्ट, बोथ आर लोन, बोथ आर करंट अकाउंट। धनश्री बोलती है बोथ आर करंट अकाउंट। शमा बोलती है बोथ आर करंट अकाउंट। ओके, ऑल राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो लोन है दिस इज अ 3 years टर्म लोन, दिस इज 3 years 3 साल का टर्म लोन है। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है? दिस इज अ 3 year टर्म लोन और साल के एंड में मैं $5,000 का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं।
3 बोथ आर कैपिटल, भाविका बोलती है बोथ आर कैपिटल, ध्रुवी बोलती है 5, देखो दो करेक्ट आंसर है इसमें, और वो दो करेक्ट आंसर क्या है, एक तो हो जाएगा 1, आपको ये देखना है दैट ए इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये क्या है 3 साल का टर्म लोन है, तो दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लोन, तो ये मेरा लायबिलिटी को ऑल्टर कर रहा है। दूसरा, जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं ये क्या है, सो 1 and 5 बोथ आर करेक्ट। आप बताओ क्या ये आपको क्लियर हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूं ये क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो ये आपके पास पोर्शन हो गया। इसके अलावा अगर आप देखो, रेमिटेंसेस फॉर लिविंग expenses of parents, spouse and children residing abroad, तो सपोज करो मैंने किसी फिरंग से शादी कर ली, ठीक है, और फिरंग के पास मेरे पेरेंट्स चले गए, बच्चे भी वहाँ चले गए, पर मेरा काम धंधा तो इंडिया में है, तो मैं इंडिया में काम करता हूँ और फिर हर महीने अब्रॉड जाता हूँ, लेट्स से मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, मेरी वाइफ भी वहाँ पर है, और मैं इंडिया में काम करता हूँ, और मैं हर महीने इंडिया मॉरिशस शटल करते रहता हूँ, और मैं उनको उनके रहने के लिए पैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो आंसर हो जाएगा दिस इज योर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। रेमिटेंसेस मतलब पैसे भेजना, रेमिटेंसेस का मतलब सेंडिंग मनी, रेमिटेंसेस मीन्स सेंडिंग मनी, जब आप पैसे भिजवाते हो तो उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस आते हैं फ्रॉम द वर्कर्स हु आर लिविंग इन दुबई और हु आर वर्किंग इन दुबई, दुबई सऊदी अरेबिया कतर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, वाइट कॉलर ब्लू कॉलर दोनों, और वो वहाँ से पैसा इंडिया में रेमिट करते हैं, ठीक है, तो रेमिटेंसेस मतलब पैसे भिजवाना। आगे, expenses in connection with foreign travel, education, medical care of parents, spouse and children, तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको ये डेफिनेशन को ध्यान में रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे देखिए मैंने आपको डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑलरेडी बता दिया। अब आप देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन और है आपके पास डेफिनेशन है फॉरेन करेंसी का, तो आप ये देखो फॉरेन करेंसी मींस एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, है कि नहीं, अदर देन इंडियन करेंसी जो भी करेंसी है वो क्या है आपके पास, वो फॉरेन करेंसी है। और अब इतनी देर से जो बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज की हम जो बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आ जाता है, तो आप ये देखो फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, ये देखो डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी, करेक्ट, ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, expressed or drawn in Indian currency but payable in any foreign currency, या फिर यही सेम चीज विच इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बट पेबल इन द इंडियन करेंसी, तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएंगे। तो अगर मैं किसी को डॉलर में पेमेंट कर रहा हूं तो क्या वो फॉरेन करेंसी है, क्या मैं फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा हूं, अगर मैं किसी को डॉलर में पेमेंट कर रहा हूं तो क्या मैं फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा हूं, अगर मैं किसी को डॉलर में पेमेंट कर रहा हूं तो क्या मैं फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा हूं, यस, आप सब यस बोलते हो, ओके। अच्छा अब मैं आपको नेक्स्ट बोलता हूं,
मैं किसी को रुपी में पेमेंट कर रहा हूं, क्या मैं फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा हूं? अगर मैं किसी को रुपी में पे कर रहा हूं, क्या मैं फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा हूं? ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो। हो सकता है मैं फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा हूं, बिकॉज आप ये देखो, विच इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी। ठीक है, आप सपोज करो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो मैंने इंडिया के बाहर साइन कर दिया। ठीक है, और मैंने अपने क्रेडिटर को बोला कि मैं तेरे को पे कर दूंगा, बट आई विल नॉट पे यू इन डॉलर, आई विल पे यू इन इंडियन करेंसी। डॉलर 100 रुपीज का बिल था, आज की डेट में डॉलर का प्राइस चल रहा है 70 रुपया। तो मैंने उसको बोला देख भाई, 7,000 रुपये इंडिया में आके ले जाना। राइट, और ये $100 का बिल मैंने कहाँ पर साइन किया था? यूएसए में साइन किया था। और उसको मैंने बोला आई विल नॉट पे यू $100, आज की डेट के हिसाब से 70 रुपया, तो आई विल पे यू 7,000 रुपीज आफ्टर 3 months। सो प्लीज कम एंड कलेक्ट योर $100 बिल, दैट इज 7,000 रुपीज फ्रॉम मी। नाउ टेल मी वन थिंग, 7,000 रुपये क्या फॉरेन करेंसी है? इज इट फॉरेन करेंसी? आंसर इज नो, इट इज इंडियन करेंसी ओनली। लेकिन फिर भी इसको किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज की तरह ट्रीट किया जाएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ये वाला आप समझ रहे हो? एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि यूएसए में बना $100 के लिए, बट दिस इज पेबल, तो ये भी क्या बन गया? ये आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज बन गया। अब फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहे हो, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा? है कि नहीं? टू मेक कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल ऑन यू, यू नीड टू बी अ कंपनी, है कि नहीं? कैन यू से कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एलएलपी or companies act is applicable on a partnership firm? Answer is no. Why? Because those are not company, right? Same way, foreign exchange management act is applicable whenever the transaction is done in foreign exchange. So if you are not doing a transaction in foreign exchange, then it will not be governed by the foreign exchange management act. जैसे ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, क्या ये ट्रांजैक्शन में आरबीआई मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल सकता है? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मेरे पीछे पड़ सकता है? क्या ईडी मेरे पीछे पड़ सकता है इस ट्रांजैक्शन में अगर कुछ गड़बड़ हो? ध्रुवी, आंसर इज यस। नो नहीं, आंसर इज यस, बिकॉज दिस इज व्हेन आई एम डीलिंग विथ इन दिस काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में अगर यहां पर कोई वायलेशन होता है, हाँ, if not done in foreign exchange, but right now even though I am paying it in rupee, this is what, this is foreign exchange, and मेरे पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ सकता है। सपोज करो इस ट्रांजैक्शन से पहले मुझे आरबीआई से अप्रूवल लेना चाहिए था और मैंने आरबीआई से अप्रूवल नहीं लिया, तो क्या ईडी मेरे पीछे लग सकता है? आंसर इज यस। और ईडी जब मेरे को शो कॉज नोटिस देगा, या ईडी आरबीआई जो मेरे को शो कॉज नोटिस देगा, मेरे पीछे पड़ेगा, तो मैं कोर्ट में ये भी नहीं बोल सकता कि मैं क्यों उनको बताऊं, मैं तो रुपया में पे कर रहा था। डॉलर में पे करता तो बात और थी, पर मैंने तो डॉलर में पे किया ही नहीं, मैंने तो रुपया में पे किया। जैसे मैं मेरे फ्रेंड नरेंद्र मोदी को 7,000 रुपए कैश में देता, रुपीस में, वैसे ही मैंने जो बाइडन को भी 7,000 रुपए दिए, मैंने थोड़ी ना उसको डॉलर दिए। तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या सिनेरियो हो जाएगा? आपके ऊपर फेमा एप्लीकेबल हो जाएगा। Why? Because this is deemed to be foreign exchange. Okay, includes वाला पार्ट। आप बताइए जी, ये क्लियर हुआ गाइस? ये क्लियर हुआ? ओके, फिर आपके पास एक डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी। अगर आप फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन देखो, तो ये आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स any security in the form of shares, stock, bond, debenture or any other instrument
denominated or expressed in foreign currency and includes securities which are expressed in terms of foreign currency, but where the redemption or any form of return such as interest dividend is payable in Indian currency. आप ये देखो, ये भी काफी बड़ा डेफिनेशन हो गया आपके पास. तो फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी. नाउ व्हाट इज अ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का डेफिनेशन आपको कहां से मिलेगा? सिक्योरिटी का डेफिनेशन आपको कहां से मिलेगा? क्या यहां पर सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है? ये देखो, सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है यहाँ पे फेमा एक्ट के अंदर. सिक्योरिटी को वैसे करेक्ट ध्रुवी, आपने गलत नहीं बोला, करेक्ट बोला है, SCRA. बट यहाँ पर आप देखो, सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है और सिक्योरिटी के अंदर शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेविंग सर्टिफिकेट्स मिल रहा है. ये सब आ रहा है आपका, UTI के बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, ये सब आ रहा है आपका. लेकिन तो यहाँ पर आपके पास जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अंदर फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच आर डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी. तो अगर कोई एक शेयर है जो कि डॉलर में इशू किया गया है, तो वो क्या है? वो एक फॉरेन सिक्योरिटी है. ठीक है, वो एक फॉरेन सिक्योरिटी है. और दूसरा आ रहा है एंड इंक्लूड्स securities expressed in foreign currency. Securities which are expressed in foreign currency but where the redemption or any form of return such as interest, dividend, etc. is payable in Indian currency. आप बताइए जी, ये क्लियर हुआ? तो अगर कोई सिक्योरिटी है जो कि डॉलर में इशू किया गया था, बट रिडम्पशन के टाइम पर मैंने आपको बोला कि मैं आपको उसको रिडीम इंडियन रुपीज में करके दूंगा. सपोज मैंने USA में किसी एक इन्वेस्टर को एक शेयर इशू किया और उसको मैंने बोला दिस शेयर इज वर्थ $100, बट आई विल पे यू इंटरेस्ट एट द रेट ₹1000 पर एनम. अब आप देखो, मैं इंटरेस्ट पर एनम 7000 को दूंगा और उनको मैंने बोला अपॉन रिडम्पशन आई विल गिव यू ₹8000. तो ये क्या हो गया? ये भी एक फॉरेन सिक्योरिटी में आ गया विच इज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी. बट लेकिन क्या है, इसका जो रिडम्पशन है और जो रिटर्न है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब आप किस में पे करोगे? इंडियन करेंसी में. तो ये भी किसका डेफिनेशन में आ गया? फॉरेन सिक्योरिटी. तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी, ये हमने देखा. इसके अलावा आप देखो पर्सन का डेफिनेशन. अब पर्सन का डेफिनेशन तो मुझे पता नहीं, बड़ा ही वियर्ड लगता है. मुझे ऐसा लगता है पर्सन इंक्लूड्स ऑल ही कर देते. तो व्हाट वुड हैव देयर फादर्स गॉन? क्योंकि आप देखो सब कुछ यहाँ पर लिख दिया. इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है, AOP, BOI, करेक्ट, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो यहाँ ऊपर वाले में फॉल नहीं करता, एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच विच इज ओन्ड बाय सच पर्सन. ठीक है, तो आप देखो कितना लंबा चौड़ा डेफिनेशन यहाँ पर आपको मिल गया. ये सब यहाँ पे आता है. फिर आपके पास एक डेफिनेशन है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. अब ये डेफिनेशन आपको मैं आज नहीं करवाऊंगा, ये डेफिनेशन मैं आपको कल करवाऊंगा. प्रोबेबली कल के लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस को ब्रश अप करेंगे और फिर इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा डेफिनेशन है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूरा फेमा के अंदर. तो यहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. फिर अगर आप यहाँ पर आगे चेक करो तो लाइफ में सबसे सरल डेफिनेशन जो है वो यही है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. So who is a PROI? PROI is a person who is not PRI. Simple. ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन किसका? PROI का. तो PROI is a person who is not PRI. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो आपके पास है who is PRI. ठीक है, तो हम PRI के डेफिनेशन को यहाँ पर देखेंगे. और आगे अगर आप यहाँ पर चेक करो, रिजर्व बैंक सर्विसेज स्पेसिफाई ट्रांसफर, ये सब आ गया. ठीक है, सो नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम. अब हम यहाँ पे कल के लेक्चर में हम जब शुरू करेंगे, आज का लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा पहले छोड़ रहा हूँ. टुमारो आई विल स्ट्रेच इट अप टिल 12:30. कर सकता हूँ मैं?
कल हम 10 o'clock शुरू करेंगे, 10 AM, और कल आपका लेक्चर जो रहेगा वो चलेगा 12:30 PM तक। विल दैट बी फाइन? ओके, सो हम कल मिलते हैं, ठीक है, और ये टॉपिक को हम कवर करते हैं डेफिनेशन से, और कल हम आगे इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। सो इट वाज अगेन नाइस टीचिंग यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, राइट, एंड होपफुली अब हमारा लेक्चर कंटिन्यूसली यहाँ पर रहेगा टिल द टाइम वी डोंट रैप अप आवर syllabus, right? So that's it for today. Take care. Bye bye. I will upload this PDF into your folder, ठीक है, आपके फोल्डर में मैं इसको सेव कर दूंगा। सो अगेन गूगल ड्राइव वाला जो फोल्डर का एक्सेस मैंने आप लोगों को दे के रखा है, आई थिंक आप लोगों को इसका एक्सेस नहीं दिया हुआ। यू ऑल हैव द एक्सेस फॉर दिस? डू यू ऑल हैव द एक्सेस फॉर दिस फोल्डर? आई डाउट। क्या आप लोगों को ये फोल्डर का एक्सेस दिया है मैंने? यस, ओके। लेकिन शायद ये चेंज हो गया होगा, अब आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, द आईडी इज चेंज्ड, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर देना, आज के लेक्चर के एंड में मुझे एक आईडी आप लोग अपना शेयर कर देना, अपना ईमेल आईडी आप लोग शेयर कर देना वापस से, पर आज के लेक्चर में अभी आप लोग मेरे को शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये अभी के अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। प्लीज डू इट राइट नाउ, ओके, डोंट लीव इट, क्योंकि बार बार इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। तो आप लोग अभी के अभी मुझे अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, और मैं आप लोगों को इस फोल्डर का एक्सेस दे दूंगा। सो यू विल गेट एक्सेस टू द स्लाइड एंड एवरीथिंग, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।